जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है, भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। 250 सीटों वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में सत्ता में बैठी बीजेपी को हराकर आम आदमी पार्टी ने 131 सीटें हासिल करते हुए बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम पर पिछले 15 साल से चल रही बीजेपी की हुकूमत का दौर भी खत्म हो गया है। आपको याद दिला दूं कि बीजेपी ने इसी हार से बचने के लिए तीनों निगम एक किया था, लेकिन यह सियासी दांव भी उसकी हार को नहीं टाल सका। अब जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम है और जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिल्ली कार्यालय के बाहर फिर से सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं पूरी दिल्ली पर झाड़ू की जीत पर बधाई का सिलसिला जारी है। हालांकि जिस तरह का मैंडेट आया है, उसमें देखना होगा कि कमल झाड़ू पर टिका रहेगा या झाड़ू कमल पर। लेकिन दिल्ली के लोगों को दोनों के बीच वादों और इरादों का फर्क जरूर समझ में आ जाएगा। खैर, अहम सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक के नीचे एमसीडी पर केजरीवाल का कब्जा नफरत की फेल होती सियासत के तरफ इशारा कर रहा है या नहीं। वैसे तो मुल्क की नफरत की पहली लेबोरेटरी गुजरात के चुनावी नतीजे कल आएंगे, यानी 8 दिसंबर को। लेकिन 15 साल बाद एमसीडी से बीजेपी का उखड़ना बहुत कुछ बयान कर रहा है। वहीं अगर दिल्ली से सटी नफरत की नई लेबोरेटरी की बात करें, तो वहां लगातार एक के बाद एक कई सियासी एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला विश्व गुरु के मथुरा का है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता को ट्यूसडे को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 40 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। ये लोग मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन के 7-8 दूसरे नेताओं को भी उनके घरों में ही हिरासत में लिया गया है। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बाबरी मस्जिद गिरने के 30 साल पूरा होने पर शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लोगों को आने को कहा था। खैर, मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी मेंबर को ईदगाह तक पहुंचने नहीं दिया गया। मतलब नफरती सियासी तमाशे को फिलहाल ठंडा कर दिया गया है। और इसकी वजह बताई जा रही है पार्लियामेंट के विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र की शुरुआत। खैर, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि भारत को G20 की मेजबानी मिलना बहुत बड़ा मौका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुताबिक दुनिया को भारत से एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं। भारत ग्लोबल मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है और G20 की मेजबानी सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, बल्कि भारत के स्ट्रेंथ, एबिलिटी को दुनिया के सामने पेश करने का वक्त है। वैसे दोस्तों, एक हकीकत बता दूं कि G20 का नया मुखिया भारत दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है, बाकी सब प्रोपेगेंडा है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस में G20 की मेजबानी करने का नंबर आते ही भारत को विश्व गुरु डिक्लेयर कर दिया गया है। तो दोस्तों, भक्तों के मुताबिक विश्व गुरु होने का मतलब G20 की मेजबानी करना है, तो इसकी हकीकत भी समझ लें। दरअसल ये दुनिया के 20 टॉप के देशों का ऑर्गेनाइजेशन है।
इसका प्रेसिडेंट होना यानी टॉपर्स का टॉपर होना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए बेवकूफी में भक्त विश्व गुरु बन चुके हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो जैसे इंडोनेशिया 16वां विश्व गुरु था, ठीक वैसे ही भारत 17वां विश्व गुरु है 1 साल के लिए। और भारत के बाद 3 और विश्व गुरु आने बाकी हैं। दरअसल G20 की मेजबानी करने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है, आलीशान खाना वाना करना पड़ता है, यानी अगले साल में बाकी के 19 गुरुओं को बुलाकर मेजबानी का खर्च मुल्क के सर पर होगा। इससे ज्यादा इसकी और कोई अहमियत नहीं है। सियासी तमाशे के नजरिए से देखें तो 2024 के इलेक्शन से पहले 2023 का सियासी इवेंट फिक्स हो चुका है। खैर, G20 की मेजबानी को बेहद आसानी से समझने के लिए मान ले कि ये वैसे ही है जैसे औरतों की किटी पार्टी में हर शख्स अपने घर पर बारी बारी से पार्टी देता है। रूल ये है कि जो अगली पार्टी देगा प्रेसिडेंट वही रहेगा। इस तरह औरत अपने पति बच्चों को रेस्पेक्टेड फील कराती हैं। वो खुशी खुशी बर्तन धोते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और बच्चे अपनी मम्मी की वाहवाही करते हैं। वैसे भारत में होने वाली इस G20 की किटी पार्टी के 20 देशों में हमारा नंबर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पर कैपिटा इनकम में 20वां है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बताया जा रहा है कि हम ही विश्व गुरु हैं और अब हिंदू राष्ट्र बनने के करीब पर हैं। यहां पर एक और हकीकत से मैं आपको रूबरू करवा दूं कि जब सार्क बना था तो इसका पहला प्रेसिडेंट नेपाल बना था। वो सार्क का सबसे डेवलप, ताकतवर, रेस्पेक्टेड मुल्क तो नहीं था, मगर तब वो हिंदू राष्ट्र जरूर था। सार्क का हेड ऑफिस आज भी काठमांडू में ही है, मगर फिर नेपाल ने हिंदू राष्ट्र होने से तौबा कर ली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सेक्युलर मुल्क बन गया। तो दोस्तों, सवाल ये है कि दरअसल सवाल नहीं, दिक्कत ये है कि विश्व गुरु बनकर एग्जैक्टली मौजूदा नया भारत आखिर करेगा क्या? क्योंकि दुनिया के तमाम गुरु तो एक ही अंदाज में अमन, रहम, प्यार, बराबरी, अहिंसा, सद्भाव, टॉलरेंस के सब्जेक्ट पर लंबी लंबी बातें करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये तमाम सब्जेक्ट तो गांधी, बुद्ध, महावीर वगैरह के पैगाम हैं। भक्तों की माने तो ये तमाम टॉपिक्स कमजोरी, कायरता, डरपोक, कांग्रेसी टाइप मैसेजेस हैं। साहेब का नया भारत कायर, कमजोर विश्व गुरु कतई न बने। शायद इसीलिए अमृतकाल के विश्व गुरु ने पिछले 8 सालों में अपने अलग ही पैगाम तैयार करे हैं, जैसे नॉन वायलेंस यानी अहिंसा कायरों का गहना है, जरूरत पड़ने पर झूठ बोलना बिल्कुल सही है, राष्ट्र के लिए भाई जैसे पड़ोसियों का कत्ल जायज है, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है, सच का फैसला सिर्फ ईवीएम से होता है, चौकीदार मुल्क के फायदे के लिए चोरी भी कर सकता है, गाय दुनिया को ऑक्सीजन देती है, दुनिया के सारे इन्वेंशंस भारत में हुए हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मगर दोस्त छुपा दुश्मन भी होता है, दुश्मन से माफी मांगी जा सकती है, मगर दोस्त को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। खैर, इसी रेफरेंस में शायद विश्व गुरु भारत के 2 स्टेट्स कर्नाटक और महाराष्ट्र आपस में ही लड़ रहे हैं, जबकि दोनों पड़ोसी हैं और दोनों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। दोनों स्टेट्स की सत्ता मुल्क को विश्व गुरु बनाने वाले नरेंद्र मोदी और उनके वजीर अमित शाह दिल्ली से रिमोट से चला रहे हैं। कल कर्नाटक में महाराष्ट्र की बसेस पर पत्थर चले और आज दोनों स्टेट्स के बीच बसों की आवाजाही बंद कर दी गई। यही हाल नॉर्थ ईस्ट का है। देश टुकड़ों में बंट चुका है, अड़ोसी पड़ोसी आपस में दुश्मन बन चुके हैं और मुल्क विश्व गुरु। वाह भाई वाह। इसीलिए इस मुद्दे पर कहीं कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। ताजा नया सियासी तमाशा यह है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सरहद का झगड़ा फिलहाल तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों स्टेट्स की सरहद पर कन्नड़ रक्षक वेदिका नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया है। सुबह से ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग टोल नाकों पर विरोध कर रहे हैं। बेंगलुरु हाईवे से गुजरने वाली ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया है, कई गाड़ियों पर पथराव भी किया गया है और शीशे तोड़े गए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर शंभू राजे देसाई को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए बेलगाम जाना था, लेकिन कर्नाटक सरकार की तरफ से एक लेटर लिखकर दोनों को आने से मना कर दिया गया है। वहीं दोनों स्टेट्स के नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है।
पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के कुछ गांवों को कर्नाटक में जोड़ा जाएगा। दरअसल दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक मैसूर का नया नाम है। आजादी के बाद 1948 में मैसूर भारत का पहला स्टेट बना था। 1 नवंबर 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। इसीलिए कर्नाटक स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट डे 1 नवंबर है। उससे पहले 1956 में बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्गा, बीदर के साथ बेलगाम जिले को उस वक्त के मैसूर स्टेट्स की सरहदों को बढ़ाने के लिए मैसूर स्टेट में शामिल कर दिया गया था। उस वक्त रीजनल लैंग्वेजेस सोचे बिना एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को बदलने के लिए एक कानून पास करके बेलगाम को मैसूर स्टेट में शामिल किया गया था। तब महाराष्ट्र ने बेलगाम पर दावा किया था, जो उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि इसमें मराठी बोलने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा मौजूद था। इसमें 814 यानी 814 मराठी बोलने वाले गांव पर भी दावा किया गया, जो मौजूदा वक्त में कर्नाटक का हिस्सा हैं। खैर, इस फैसले का सरहदी इलाकों में कड़ा विरोध हुआ। तभी से इस सरहद के मुद्दे को लेकर दोनों स्टेट्स के लोगों का झगड़ा आज भी जारी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।